तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। और ये कंपनी जुड़ी हुई है केमिकल सेक्टर से, स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट से ये कंपनी जुड़ी हुई है पिछले 2 साल में। इस स्टॉक की बात करें तो काफ़ी चर्चा का विषय रहा है ये स्टॉक, ये कंपनी, जहां पर इसने गजब के रिटर्न बना के दिए हैं निवेशकों को। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग। मेरे पास कई क्वेश्चन पहले भी आए थे और अभी तक आ रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इसको डिटेल में कवर करने वाले हैं। और आज ही के दिन इसके क्वार्टर 1 के भी नतीजे आए हैं, तो नतीजों पर भी हम नज़र डालेंगे कैसे रहे हैं नतीजे, आगे की रणनीति। फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहाँ कर सकते हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो क्या करना चाहिए, टेक्निकल चार्ट पे क्या लेवल्स हैं, और कंपनी की आगे की ग्रोथ किस प्रकार नज़र आती है, क्या यहाँ पर पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी इंसाइट्स आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आज के दिन ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है जहाँ पर हमने जुबिलेंट फूडवर्क्स को कंपेयर किया है इसी की पीयर ग्रुप कंपनी के साथ। क्यूएसआर सेक्टर के बारे में हमने यहाँ पर काफ़ी बात करी है, तो इस वीडियो को जाके आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और ये कंपनी है दोस्तों यहाँ पर यशो इंडस्ट्रीज, और आज आई है करीब 5% की शानदार तेजी। और मार्केट आवर्स में दोस्तों इसके Q1 के नंबर आए हैं, और जैसे ही नंबर आए 5% की छलांग लगाता हुआ ये स्टॉक हमको देखने को मिला। इसका मतलब मार्केट ने भी अप्रिशिएट किया है, तो Q1 की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। चलिए नंबर देखते हैं। तो देखिए, टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। पैट की बात करें तो 88% से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में जंप देखने को मिली है। मार्जिन्स आप देखिए, पिछले साल के मुकाबले मार्जिन्स भी यहाँ पर एक्सपेंड होते हुए नजर आए हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छी तरीके से यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ पैट मार्जिन्स भी इंक्रीज हुए हैं। तो ओवरऑल हर पैमाने पर यहाँ पर कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और ये जो कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्म कर रही है, ये अभी भी हमको जारी रहता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये हमने देखा है कि केमिकल क्षेत्र की कंपनियों में एक हेडविंड हमको देखने को मिल रही है, इनपुट कॉस्ट हेडविंड देखने को मिल रही है। उसके बावजूद यहाँ पर वाई ओ वाई तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन साथ ही में अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू डेफिनेटली फ्लैट है, लेकिन मार्जिन्स एक्सपेंड हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर एक्सपेंड हुई है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं यशो इंडस्ट्रीज में यहाँ पर कंपनी के बारे में। क्या ये कंपनी करती है, आगे की ग्रोथ किस प्रकार की है, और क्यों यहाँ पर स्टॉक प्राइस में इतना जंप हमको आता हुआ देखने को मिला है। सबसे पहली बात दोस्तों, इसका मार्केट कैप 1800 करोड़ का मार्केट कैप है ओनली, बहुत ही छोटी कंपनी है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है अपने पीयर ग्रुप की कंपनीज के कंपैरिजन में, तो ये अच्छी बात है। प्रमोटर को होल्डिंग अगर आप देखिए तो 71% से ज़्यादा है, ये भी पॉजिटिव है। और अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी तक यहाँ पर इन्वेस्टेड नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव है। हो सकता है यहाँ पर हमको आगे आने वाले समय में एफआईज और डीआईज एंट्री लेते हुए देखने को मिल जाएं। और पब्लिक में अगर आप देखें तो एक बड़ा नाम आपको देखने को मिलेगा, नाम है आशीष कचोलिया, जिन्होंने जून में अगेन मतलब पिछले 3 क्वार्टर से लगातार वो अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 5 साल, 3 साल और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की प्रॉफिट ग्रोथ आप देख लीजिए, गजब की ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ आप देख लीजिए, 20% से ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ हमको कंसिस्टेंट बेसिस पे आती हुई देखने को मिली है। कंपनी के जो रिटर्न रेशोज हैं वो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर नज़र आते हैं। अब कंपनी के जो ये स्टॉक प्राइस में दोस्तों, ये अगर मैं मैक्सिमम चार्ट आपको दिखाऊं तो देखिए 2018 से लेकर अभी तक 1500% का रिटर्न ये स्टॉक बना के दे चुका है। तो क्या आगे भी इस प्रकार की ग्रोथ आएगी या नहीं, वो समझते हैं। तो 1500% की जंप क्यों आई, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो उसके पीछे रीज़न है, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके पीछे रीज़न है, इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया था कि ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन ये करने वाले हैं, करीब 350 रुपये खर्च करने वाले हैं, जहाँ पर जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू होगा वो 550 करोड़ के आसपास रह सकता है। अगर मैं इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का आपको रेवेन्यू दिखाऊं तो देखिए 600 करोड़ के आसपास इसका जो है रेवेन्यू है। और अपनी इनकी जब ये कैपेसिटी यहाँ पर डबल करेंगे तो रेवेन्यू 500 करोड़ यहाँ पर जनरेट होता हुआ नजर आएगा, और इसीलिए स्टॉक जो है हमको इतनी तेज़ी से भागता हुआ देखने को मिला। जो इनकी करीब 15,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है, वो हो जाएगी बढ़ के 26,500 मेट्रिक टन पर एनम। अगले 24 महीने में हमको यहाँ पर ये जो है कमर्शलाइज होती हुई देखने को मिलेगी चीज़ें। फेज़ 1 विल यूज़ 50 to 55% ऑफ द न्यूली एक्वायर्ड 42 एकड़ लैंड। तो इन्होंने यहाँ पर लैंड एक्वायर की थी अभी थोड़े टाइम पहले, इसी वजह से आपको यहाँ पर जो है इनके ऊपर यहाँ पर थोड़ा डेट ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर केपेक्स किया है, आगे की ग्रोथ के लिए इन्होंने केपेक्स किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक प्राइस भी हमको उसी प्रकार से रिएक्ट करता हुआ देखने को मिला है। तो ये हो गई केपेक्स की बात, जहाँ पर आगे की ग्रोथ नज़र आ रही है। हालांकि मुझे लग रहा है कि प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुका है, जिसको हम अभी आगे समझेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किस प्रोडक्ट में ये कंपनी काम कर रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर
एरोमा केमिकल्स, फूड एंटीऑक्सीडेंट्स, रबर केमिकल, ल्यूब्रिकेंट, एडिटिव्स, स्पेशलिटी केमिकल्स में ये कंपनी काम कर रही है, और जहाँ पर अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है। ऐसा नहीं है कि एक इनका जो सेगमेंट है वहाँ से ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, सारे सेगमेंट से इनका जो है डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, सारे सेगमेंट से थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर मैं फूड सेगमेंट की बात करूं तो फूड सेगमेंट में इनका जो कंपटीशन है वो है यहाँ पर कैमलिन फाइन, और यहाँ पर कैमलिन फाइन के साथ साथ क्लीन साइंस भी कुछ एक प्रोडक्ट में इसका कॉम्पिटिटर है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एरोमा केमिकल्स में क्लोव ऑयल की, तो क्लोव ऑयल का कंपटीशन जो है इनका इंडोनेशिया से है। बेसिकली इंडोनेशिया में आपको पता है कि यहाँ पर क्लोव का जो जो उगाया जाता है, इंडोनेशिया में काफ़ी उगाया जाता है, तो वहाँ पर इसके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं। रबर केमिकल में नोसिल इसका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, जो रबर केमिकल में मार्केट लीडर है। अगर मैं यहाँ पर लुब्रिकेंट की बात करूँ तो लुब्रिकेंट में हम सभी को पता है BASF एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है प्लेयर है दुनिया का, और सनसोल एक कंपनी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो यहाँ पर जो है इसकी यहाँ पर कॉम्पिटिटर है। स्पेशलिटी केमिकल में भी इंडिया से काफ़ी सारी इसकी कंपनी जो है कॉम्पिटिटर हमको देखने को मिलती है कुछ एक प्रोडक्ट में। नोसिल की बात करें तो नोसिल के जो प्रोडक्ट हैं करीब 5-6 प्रोडक्ट इनके साथ जो है यहाँ पर कॉमन प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हो गया इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, और सबसे ज़्यादा जो मार्जिन आता है इनका वो आता है यहाँ पर दोस्तों रबर केमिकल से, ल्यूब्रिकेंट, एडिटिव से, स्पेशलिटी केमिकल से, जहाँ पर डबल डिजिट मार्जिन ये क्लॉक करते हैं। एरोमा और फूड में सिंगल डिजिट यहाँ पर क्लॉक करते हैं। तो यहाँ पर ही ये केपेक्स कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इनका केपेक्स आने वाला है वो आने वाला है इन 3 सेगमेंट में, जहाँ पर मार्जिन एक्सपेंड होने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। और इनका जो रीजन वाइज अगर मैं बात करूँ तो देखिए इनका जो एक्सपोर्ट है करीब करीब 60% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, 40% यहाँ पर इंडिया से आता है। आप देखिए USA, यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स से काफ़ी अच्छा इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर कंपनी के बारे में चलिए और भी देखते हैं कि क्लाइंट्स कौन हैं। तो क्लाइंट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर MRF, कॉन्टिनेंटल, अपोलो टायर्स, ये सारे जो है इनके ये जो है इनके लुब्रिकेंट वाले और रबर केमिकल वाले क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर नोसिल इनका कॉम्पिटिटर है बड़ा। और ये है इनका HP और बामन लॉरी और इंडियन ऑयल, जो इनके लुब्रिकेंट वाले सेगमेंट के क्लाइंट है। अडानी विल्मर की बात करें तो यहाँ पर फूड सेगमेंट का क्लाइंट है इनका। कोलगेट इनका जो है फूड सेगमेंट और FMCG का यहाँ पर क्लाइंट है। और भी देखिए बड़े बड़े क्लाइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दे आर सर्विंग 2000 क्लाइंट्स ग्लोबली। तो ऑलरेडी इनका रिलेशनशिप अपने क्लाइंट्स के साथ यहाँ पर अच्छा है। मैनेजमेंट की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है और मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी आगे ये मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी से मिड कैप कंपनी से लार्ज कैप कंपनी बन पाएगी। तो अच्छी बात ये है कि इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO साहब हैं वो MSc हैं केमिस्ट्री में। तो टेक्नोक्रेट मैनेजमेंट है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। केमिकल इंडस्ट्री को ये ऑलरेडी बिलोंग करते हैं, पिछले 3 दशक का इनको एक्सपीरियंस है। तो टेक्नोक्रेट मैनेजमेंट दोस्तों होना बहुत ज़रूरी है। केमिकल क्षेत्र की कंपनी को आप अगर एनालाइज करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या उनके जो MD CEO हैं, जो उनके मैनेजमेंट है, वो टेक्नोक्रेट्स हैं या नहीं। जैसे कि हम क्लीन साइंस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो है टेक्नोक्रेट मैनेजमेंट है, और भी कई सारी कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पर ये होना काफ़ी ज़रूरी है, एक्सपर्टीज़ होना उस क्षेत्र की काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्रिएट कर पाएंगे, R&D अपनी जो है वहाँ पर अच्छी कर पाएंगे। और साथ ही में यहाँ पर अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करूँ तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे जो हैं केमिकल क्षेत्र से ही जुड़े हुए डायरेक्टर्स हैं। तो एक्सपीरियंस अच्छा है, मैनेजमेंट यहाँ पर अच्छा है, और प्रकाश झावेरी जो है इनका अच्छा नाम है इस इंडस्ट्री में। तो ये हो गई बात। बाकी दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी के रेशोज़ की। तो आप देखिए इनके जो यहाँ पर कैश कन्वर्जन साइकिल है वो एक नेगेटिव पॉइंट है कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन पिछले 2-3 साल में आप देखेंगे कि कैश कन्वर्जन साइकिल थोड़ी इंप्रूव हो रही है, जो कि अच्छी बात है। वर्किंग कैपिटल डेज बहुत ज़्यादा थे इनकी, जो पिछले 2 साल में इंप्रूव हुई है, वो भी अच्छी बात है। रिटर्न रेशोज़ यहाँ पर ये मेंटेन करके चल रहे हैं। और इन्वेंट्री इनकी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, बिकॉज़ यहाँ पर इनको जो है जो इनकी सप्लायर हैं वो यहाँ पर इम्पोर्ट की काफ़ी चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा-सा यहाँ पर इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। और छोटी कंपनी है इसलिए इनको ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, तो सप्लाई साइड इश्यूज़ यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर छोटी कंपनीज़ के पास इनके पास इतनी बार्गेनिंग पावर नहीं है, तो इसलिए इनकी इन्वेंट्री यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली इन्वेंट्री का अच्छा इस्तेमाल ये कर रहे हैं और ग्रो हो रहे हैं, रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, जो अच्छी बात है। तो ये होगी दोस्तों सारी चीज़ें कंपनी के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि नेगेटिव चीज़ें क्या हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पर नेगेटिव्स भी हैं जो हमको जानना ज़रूरी है। तो नेगेटिव्स क्या हैं? देखिए सबसे एक नेगेटिव चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है इनका डेट। ठीक है, इनके ऊपर डेट काफ़ी है। और ये डेट क्यों है? क्योंकि इन्होंने लैंड एक्वायर की है फ्यूचर
ग्रोथ के लिए इन्होंने केपेक्स करना है, करीब 300 साढ़े 300 करोड़ का केपेक्स आएगा। उससे करीब करीब अपनी कैपेसिटी को डबल करने वाले हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर डेट रहेगा। और मैनेजमेंट का कहना है कि FY24 में ये फिर और केपेक्स अनाउंस कर सकते हैं फॉर फर्दर फ्यूचर ग्रोथ। तो ये मैनेजमेंट का कहना है। साथ ही साथ इस मैनेजमेंट का यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि ये कॉन कॉल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो पिछली बार से दोस्तों इन्होंने कॉन कॉल चालू कर दी है करना, तो अच्छी बात है। पहले कॉन कॉल नहीं कर रहे थे यहाँ पर, अब इन्होंने कॉन कॉल करना भी चालू कर दिया है, जिससे और हमको कंपनी के बारे में पता चलेगा। तो आप इनकी कॉन कॉल जाके पढ़ना चाहते हैं पिछली बार की, तो स्क्रीनर पे जाके डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके आप ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये जो है नेगेटिव चीज़ें थी, लेकिन अब यहाँ पर पॉजिटिव हो रही है। और क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक नेगेटिव चीज़ ये है कि जो इनके की मैनेजरियल पर्सन्स हैं, उनकी जो रेम्यूनरेशन है वो काफ़ी हाई है। ठीक है, छोटी कंपनी है, उसके बावजूद यहाँ पर 3-3 करोड़ यहाँ पर जो है पैसा वो ले रहे हैं। इनके 3 जो की मैनेजर पर्सन है, 3 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर जो है सैलरी चार्ज कर रहे हैं। हाइक इनको दिया गया था। तो एक मेरे ख्याल से ये नेगेटिव है, जो मैं कई जो है आर्टिकल्स में पढ़ भी रहा था कि एक ये कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ इसी कंपनी के साथ नहीं है दोस्तों, और भी कंपनीज हैं जो कि अच्छा ग्रो हो रही हैं। तो लेट्स इसमें हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट इसको दे सकते हैं। और यहाँ पर जैसे हमने बात कर ली, इनकी जो नेगेटिव चीज़ें थी वो थी इनकी कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल डेज और इन्वेंट्री। तो ये नेगेटिव थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। तो आगे की क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, मेन क्वेश्चन ये है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो आनी थी तेज़ी वो आ चुकी है। ये स्टॉक था करीब करीब, अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए 2020 में ये स्टॉक करीब यहाँ पर 200 का था, और ये अभी भाग के हो चुका था करीब यहाँ पर 2000 का। तो मतलब 15 गुना से भी ज़्यादा ये स्टॉक हमको भागता हुआ देखने को मिला है। पिछले 2018 से बात करें, अगर आप 2020 से बात करें क्रैश से, तो यहाँ पर 10x ये ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर जो केपेक्स आने वाला था, इसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक में हमको तेज़ी देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पर मुझे लगता है जब तक केपेक्स इनका लाइव नहीं होगा, जब तक यहाँ पर केपेक्स फंक्शनल नहीं होगा, जब तक इनकी कमर्शियल प्रोडक्शन चालू नहीं होगी, ये स्टॉक ज़्यादा भागता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है ये हमको इसी रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिले। ये जो एक रेंज है इसकी, ऊपर की साइड ये जा सकता है 1800 तक, और नीचे की साइड ये आ सकता है करीब करीब 1200 तक। तो 1800 से 1200 की रेंज मुझे लगता है ये अगले 1-1.5 साल तक इसी में रहेगा। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो इसको आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नज़र आ रहा है, कंपनी की प्रोडक्ट लाइन अच्छी नज़र आ रही है, और कंपनी का जो केपेक्स है वो भी अच्छा है। जैसी कंपनी का केपेक्स फंक्शनल होगा, तो मुझे लगता है फिर ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। तो आप क्या कीजिए, अभी बाय करना है तो धीरे थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए, SIP कर सकते हैं। वैल्यूशन इसके मुझे रीजनेबली नज़र आ रहे हैं, जिस प्रकार की ग्रोथ है, अगर ग्रोथ कंसिस्टेंट इसी प्रकार रही तो आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन देखिए, पर्सनल मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब तक केपेक्स यहाँ पर लाइव नहीं होगा, जब तक फंक्शनल नहीं होगा, जब तक इनकी रेवेन्यू बैलेंस शीट में PNL में नहीं आएगी, तब तक ये स्टॉक नहीं भागेगा। तो फ्यूचर जो है थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है प्राइस फ्यूचर में यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है, और जब तक यहाँ पर चीज़ें बैलेंस शीट में ऐड नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है यहाँ पर 20-30% ग्रोथ आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हालांकि इस बार आ गई है बिकॉज ऑफ बेस इम्पैक्ट, लेकिन आगे आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी हाई अपनी फुल कैपेसिटी पे ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जो इनकी पुरानी कैपेक्स थे वो फुल कैपेसिटी पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वहाँ से देख पाते हैं कितना एफिशिएंसी ये काम करते हैं, क्या ये 20% ग्रो हो पाते हैं नहीं। अगर हो गए तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा, नहीं हुए तो ये स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट करेगा। लगता नहीं है मुझे दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से नीचे आएगा, क्योंकि वैल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पर रीजनेबल है। तो 1000 के लेवल के आसपास अगर आपको मिलता है, 1000-1200 के लेवल के आसपास, तो आप इसको जो है क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इस लेवल पे आप मान लीजिए आपका 10 लेने की क्षमता है स्टॉक, तो आप इस लेवल पे आप ले सकते हैं यहाँ पर 3 स्टॉक। जब ये 1000-1200 के आसपास आए, तो बाकी आप यहाँ पर बाकी 6 स्टॉक्स फिर ले लीजिएगा, और गिरता है तो फिर आप जो है, और आपके पास पैसा आएगा तो वो भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो एक बार अपनी रिसर्च और स्टडी भी ज़रूर कीजिए, अपनी एनालिसिस करेंगे तभी दोस्तों आपको कन्विक्शन आएगा। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी केमिकल कंपनीज़ हैं, लेकिन कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, इसको हम आगे भी ट्रैक करेंगे और आपको मैं अपडेट यहाँ पर देता रहूँगा। तो कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए खुद की एनालिसिस कीजिए, और आपका क्या यहाँ पर ओपिनियन है, क्या यहाँ पर पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप ऐड करना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, ताकि सबको नॉलेज मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।